गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में चर्चा कर ली थी। इस वीडियो में हम विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं क्या होता है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, देखते हैं भाई। तो हमारी हेडिंग है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखते हैं क्या परिभाषा है इसकी भाई। देखो बेटे, ये जो सिद्धांत हमारे पास है ये हमको बताता है कि आपकी दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वे सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। देखते हैं भाई, यह सिद्धांत यह सिद्धांत यह सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड बोल लो, दुनिया बोल लो, कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, जितनी भी वस्तुएं बनी हैं ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वे सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं। सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है बेटा। तो दुनिया के अंदर आपकी भी जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हैं, वे सभी आपके छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी, जिनको बोलते हैं परमाणु। तो इस कण को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं भाई। अगर देखते हैं इस सिद्धांत आगे क्या बोलता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश उसके केंद्रीय भाग पर संकेंद्रित होता है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब आपका है बेटा है कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान है, समस्त उसका जो द्रव्यमान मास है, और जो उस पर समस्त धनावेश है, उसका जो पूरा जोर रहता है उसके केंद्र पर रहता है भाई। जिसका पूरा लोड या जोर जो रहता है वो आपका रहता है उसके सेंटर पे, केंद्र पे, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं। देखते हैं कि क्या बोलता है। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब धनावेशित का मतलब है कि इस पे प्लस का चार्ज है भाई। धनावेशित प्रोटॉन का मतलब यह है कि प्रोटॉन पे क्या है? प्लस चार्ज है। और उदासीन न्यूट्रॉन, इसका मतलब यह है उदासीन का कि ना तो इस पर प्लस चार्ज है और ना ही इस पर माइनस चार्ज है। इस पर जो चार्ज आपका है, जो आवेश आपका है, वो जीरो है। ठीक है। उदासीन का मतलब होता है आवेश का जीरो होना। तो इसने क्या कहा? उदासीन न्यूट्रॉन। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रॉन पे जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है? जीरो है, शून्य है। ठीक है। उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा
नाभिक नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित 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 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हैं, अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद लिखोगे बेटे नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश, समस्त धनावेश तथा नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के समस्त ऋणावेश, समस्त ऋणावेश नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों के समस्त ऋणावेश के बराबर होता है, ऋणावेश के बराबर होता है। अतः परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है, अतः परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे क्या है भाई, देखते हैं भाई नाभिक में परमाणु में 3 कण होते हैं, 3 कण होते हैं, पता है आपको भाई परमाणु में 3 कण होते हैं। नंबर एक प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन और नंबर 3 आपके पास है बेटा इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है आपका भाई +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, -19 कूलाम। आपका जो न्यूट्रॉन है इस पर जो चार्ज होता है आपका 0 होता है, क्योंकि इसने ऊपर बोल दिया कि उदासीन न्यूट्रॉन का मतलब है कि न्यूट्रॉन पे जो आपका चार्ज है वो कितना है, 0 है। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इस पर आपका चार्ज होता है बेटा -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, -19 कूलाम। अब देखते हैं कि क्या होगा भाई इसमें, तो यहाँ लिखते हैं अतः परमाणु पर कुल आवेश बराबर कितना, एक तो इसमें परमाणु प्रोटॉन आपके पास है, एक आपके पास न्यूट्रॉन है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है। जो आपके पास परमाणु है ये तीनों चीजें परमाणु के अंदर है भाई, तीनों कण, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो तीनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कि इसका आवेश कितना होगा भाई। तो जो आपके पास प्रोटॉन का आवेश है, आपका जो प्रोटॉन का आवेश है बेटा वो है +1.6 गुणा 10 की घात -19 प्लस जो आपके पास न्यूट्रॉन पे चार्ज है वो 0 है और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है हमारे पास -1.6 गुणा 10 की घात -19। अब चेक करो बेटे, ये तो आपके पास प्लस का है, ये आपके पास माइनस का है, तो क्या होगा, दोनों सेम है बिल्कुल, ये प्लस का है माइनस का। इधर ध्यान दो, अगर आपके पास +2 है और -2 है तो आप क्या काम करोगे, दोनों काट दोगे, नहीं काट दोगे, दोनों कट गए और कट के हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ देखो ये प्लस ये है और ये माइनस ये है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों आपके कट जाएंगे भाई। तो जैसे आप दोनों काट दोगे तो आपके पास क्या होगा, 0 जाएगा, नहीं जाएगा आपके पास भाई, आपके पास 0 आ गया। और 0 का मतलब क्या है बेटा, 0 का मतलब आपका होता है उदासीन। अभी मैं पीछे बता चुका आपको कि उदासीन का मतलब है आवेश का 0 होना। तो 0 का मतलब क्या है, उदासीन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है हमारा पूर्ण रूप से उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि परमाणु पे जो चार्ज आपके पास है वो 0 है, तो नेट चार्ज आपके पास है वो क्या है, वो आपका 0 है।
ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहां से भाई, यही यही विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, यही विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। कितना आसान था भाई, दोबारा फिर समझते हैं भाई। यह सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी आपकी वस्तुएं बनी हैं वे सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग पर संकेंद्रित होता है, यानी जमा होता है, यानी जोर जो रहता है उसका केंद्र के भाग पर रहता है। तो उस केंद्र के भाग को बोलते हैं नाभिक। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है नहीं, नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों के समस्त ऋण आवेश के बराबर यानी इक्वल या बराबर होता है। अतः परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। ये बात तुमने बोल दी कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन है। अब उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि परमाणु के अंदर 3 कण है आपके। नंबर 1 प्रोटॉन है, नंबर 2 आपका न्यूट्रॉन है, नंबर 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर हम ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रोटॉन पे जो आवेश है वो कितना है आपका, +1.6 गुणा 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन उदासीन है, और उदासीन का मतलब आपका होता है कि न्यूट्रॉन पे आपका चार्ज कितना है, 0 है। और फिर हम कह रहे हैं कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज कितना होगा, -1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो हम कह रहे अब हमने क्या बोल दिया कि परमाणु पर कुल आवेश, परमाणु का कुल चार्ज कितना होगा। तीनों कण परमाणु के अंदर है, तो क्या होगा, तीनों कण आपस में जुड़ेंगे। तो पहला आपके पास क्या आ गया भाई, पहला आपके पास आ गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर आपका चार्ज है भाई +1.6 गुणा 10⁻⁻19, प्लस न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है। क्यों है 0, क्योंकि ये उदासीन है, और उदासीन का अर्थ क्या है, उदासीन का अर्थ है आवेश का 0 होना, तो 0 हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, और कटने के बाद आपके पास 0 आ गया, और 0 का मतलब क्या है, उदासीन। तो हम बोल देंगे भाई यही विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की बेटा, इसको आप बार बार रिवाइज कर लियो, तो उससे आपका इजीली आराम से हो जाएगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है बेटा, छोटी सी हेडिंग हमारी, चालक। किसे कहते हैं चालक, देखो भाई, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, वे पदार्थ जिनमें बिजली उतरती है, वे पदार्थ जिसमें करंट प्रवाहित होता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका उदाहरण क्या क्या भाई, इसके उदाहरण क्या क्या आपके। एक तो आपके पास है सभी धातुएं, सभी धातुएं, जैसे आपके पास लोहा हुआ, लोहा, सोना, चांदी, इनमें सब में क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है भाई। बिजली मतलब बिजली चलती है भाई, बिजली का प्रवाह होता है इसके अंदर, करंट उतरता है। अगर आप सिंपल बात में कहो तो इसमें करंट उतरता है भाई। ठीक है, नंबर 2 आपके पास है जीव जंतु, जीव जंतु। अब जैसे हम हैं, मनुष्य है, अगर बिजली आ रही और मनुष्य ने हाथ में तार पकड़ रखा, आपने मानव ने, ह्यूमन ने हाथ में तार पकड़ लिया और बिजली आ गई एकदम, तो उसके क्या लगेगा, करंट लगेगा, नहीं लगेगा। तो उससे जब करंट लगेगा और दूसरा जो व्यक्ति है अगर उसको टच कर दे तो उसको भी करंट लगेगा। इसका मतलब यह है कि उसने हाथ में तार पकड़ रखा, इसका मतलब यह है कि उसमें करंट प्रवाहित हो रहा भाई। जीव में क्या हो रहा, करंट प्रवाहित हो रहा। हम जीव तो है भाई, हम सजीव, हम जो है सजीव वस्तु है, जीव है, तो हमारे में क्या हो रहा, करंट प्रवाहित हो रहा। तो इसलिए हमने कहते हैं कि जीव जंतु। फिर क्या करें हम, पृथ्वी, पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर भी करंट प्रवाहित होता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जल, वाटर। तो जो आपके पास जो जल है उसके अंदर भी करंट प्रवाहित हो, आप चेक कर देख लियो। अगर कोई एक मतलब चेक ना करियो, मैं आपको बता रहा वैसे, आपके पास कोई कटोरा है या कोई बाल्टी है पानी की, उसमें हमने तार छोड़ दिया, उसमें हमने तार छोड़ दिया बिजली का। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ से उसमें उंगली लगाते हैं तो हमारा करंट मारेगा बढ़िया वाला हो। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जल के अंदर भी बिजली पैदा हो भाई, जल के अंदर भी विद्युत आवेश का प्रवाह हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है ईटीसी। इसके अलावा और भी है भाई, इत्यादि, इत्यादि। देखो हम लगाते हैं पीछे इत्यादि, आदि, इसका मतलब ये होता है कि इसके अलावा और भी हैं भाई, इनके अलावा और भी एग्जाम्पल है। इसका मतलब इत्यादि का मतलब ये हो भाई, इत्यादि बोल दो, आदि बोल दो, समझ गए। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया चालक का भाई। इसके बाद चलते हैं अचालक की तरफ।
चालक। तो आप समझ गए होंगे अचालक की परिभाषा क्या होगी। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसमें बिजली उत्पन्न नहीं होती है अचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें करंट प्रवाहित नहीं होता है अचालक कहलाते हैं। तो इसके जो उदाहरण आपके पास है वो कौन कौन से हैं बताओ। एक तो आपकी प्लास्टिक होगी भाई, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में करंट करंट बहता ही नहीं, ठीक है। दूसरी आपके पास होगी रबड़। तीसरा आपके पास क्या हो गया भाई, कांच हो गया आपका। फिर नायलॉन हो गया, नायलॉन, ठीक है। इसमें भी करंट नहीं प्रवाहित होता भाई, जो गद्दी से टाइप का हो फ्रिज के साथ लग का है। तो ये प्लास्टिक हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया और नायलॉन हो गया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हमने चालक भी पढ़ लिया और अचालक भी पढ़ लिया बेटे, ठीक है नहीं। अब इसका क्या चलते हैं, इसका की चर्चा करते हैं भाई, देखते हैं क्या है इसका क्या। तो बच्चों हमने विद्युत आवेश के इलेक्ट्रिक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर ली, चालक और अचालक के बारे में चर्चा कर ली। अब हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, ठीक है नहीं, जिसका नाम आपका है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, यह आपका जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्या है इस टॉपिक का पूरा उदाहरण देखते हैं। कूलाम ने सन 1785 कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में अपना एक नियम दिया, अपना एक नियम दिया, एक नियम दिया जिसे जिसे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखते हैं भाई ये नियम क्या कहता है हमारा। ये नियम बोलता है आपका भाई, दो स्थिर बिंदु आवेश, मैंने दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज हमारे पास यहां रखा, एक चार्ज यहां रखा भाई, ठीक है बच्चों। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दो बात बोली इसने भाई, मैं एक तो बात बोली आकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अच्छा आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, देखते हैं भाई। अगर आपके पास जो आवेश हैं दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, दोनों समान आवेश हैं, तो आपका जो बल लगेगा बीच में उनके लगेगा बल भाई प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अगर आवेश अलग अलग है, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, तो फिर उनके बीच में जो बल लगेगा वो आपका लगेगा आकर्षण बल। देखते हैं इसको भाई क्या है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 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 होता है। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपके पास सिर्फ सिंपल से नियम है भाई। क्या नियम है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के, मात्रा का मतलब कि कितने चार्ज हैं, कितने आवेश हैं, 2 कूलाम है, 10 कूलाम है, 50 कूलाम, कितना है, उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब समानुपाती का मतलब क्या है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? समानुपाती का मतलब यह है कि अगर आपके पास चार्ज बढ़ेगा तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा। समझ गए? समानुपाती का मतलब यह है कि अगर ये बढ़ रहा, अगर राइट साइड वाली चीज बढ़ रही तो आपकी लेफ्ट साइड वाली चीज बढ़ेगी। भाई F समानुपाती Q1 Q2, ठीक है नहीं? तो जो आपके पास Q1 जो Q2 है, अगर ये बढ़ रहे तो आपके पास F भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर आपका एक बढ़ रहा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा तो पहला घटेगा। तो ये मतलब है, दोबारा फिर समझो, समानुपाती का मतलब है कि अगर आपका एक बढ़ रहा तो दूसरा बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर आपके पास एक बढ़ रहा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ रहा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, देखते हैं। अब लिखते हैं भाई यहां से, माना क्या दो बिंदु आवेश जिन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी r है। तब देखते हैं भाई, हमारे पास एक तो मेरे पास चार्ज है, ये आपके पास Q1 है, एक मेरे पास चार्ज ये है, ये आपके पास है Q2 भाई। ठीक है, मान लो ये बिंदु A है आपका और ये बिंदु आपके पास B है, और जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी, वो स्मॉल r है भाई। ठीक है बच्चों, दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है, Q2 है, उनके बीच की दूरी जो है वो r है। तब यार तब कूलाम के नियम से भाई, तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम में क्या करा, कूलाम का नियम में कह रहा बेटे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के, ये मात्रा है भाई, ये Q1 है, Q2 है, मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 होगी भाई। तथा जो आपके पास ये बल है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बेटा है कि ये उल्टा है, यानी उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक उल्टा, 1 वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके पास है कि समीकरण नंबर 2। बात क्लियर होगी? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बेटा उल्टा भाई। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, होता है आपका उल्टा। ठीक है नहीं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैंने समीकरण 1 मान ली, इसको समीकरण 2 मान ली मैंने। ठीक है, अब बेटा हम यहां लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के साथ ले लेंगे। देखो जो Q1 Q2 है ये तो आपका ऊपर आ रहा, और जो r² है ये नीचे आ रहा, तो मैं क्या कर सकूं, इन दोनों में इकट्ठे ले लूं एक साथ। तो इकट्ठे कैसे लेंगे बेटे हम इसको, F समानुपाती, ये तो ऊपर है आपके पास भाई, अगर मैं बटे में एक मान लूं तो ये ऊपर आ रहा, ये नीचे आ रहा, तो मैं क्या करूं, दोनों इकट्ठा ले लूं। तो इकट्ठा हम कैसे लेंगे, ऊपर ले लेंगे Q1 Q2 और बटे हमारे पास आ जाएगा r²। ठीक है, जब ये तो आपके पास ऊपर है, ये आपके पास नीचे है, तो जो ऊपर वाला है वो उसको ऊपर रख देंगे, जो नीचे वाला है उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या काम करेंगे, जो आपके पास समानुपाती का निशान है इसको हम हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या लगेगा देखते हैं। तो हमारे पास होगा बेटा F बराबर K
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एक नियतांक लगा देंगे हम, यहां लिखेंगे हम भाई, जहां जहां के एक नियतांक है, जहां क्या है, जहां के एक नियतांक है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, तो हम लिखते हैं के का मान। आपका के का मान होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आपके पास जो के है इसका मान आपका होगा भाई के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मान रखते हैं बेटा इसका, हमारे पास होगा बेटा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला निकल के पूरा पूरा। ये था आपके भाई कूलाम का नियम, ठीक है नहीं, न्यूटन। तो आपके पास पूरा पूरा कूलाम का नियम ये था जो का, तो आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा इससे आगे और बढ़ते हैं हल्का सा। तो जो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसका मान आपका होता है 9 गुणा 10⁻9। इसको याद कर लो बेटे, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देगा भाई। तो आपके पास आ गया बेटा एफ बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बटे बटे आर स्क्वायर। एफ बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखो आपके पास यह है एक, ये क्या बना हुआ है एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। और इसका नाम जो आपका है वह है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मान कितना होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो आपका इसका मान होगा बेटा 8.855 गुणा 10⁻−12। 8.855 गुणा 10⁻−12। ठीक है, इसके बाद पूछ लेता है आपसे भाई इसका मात्रक क्या होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार पेपर में आपको देखने को मिल जाए एमसीक्यू में। एक नंबर के आते हैं। तो एप्सिलॉन 0 का मान आपका है 8.855 गुणा 10⁻−12। और जो इसका मात्रक है वह है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको भाई अच्छे से याद कर लियो आप, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा पूरा डेटा क्लियर हो गया। चलो जी, अब अगर बात करें न्यूमेरिकल की, देखो आपके पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला आपके पास है भाई, ए एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको आप न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, तो यहां लिखते हैं हम सूत्र एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अगर आपको इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज करना तो आपको एक चीज इसमें और बढ़ानी पड़ेगी। वो क्या बढ़ानी पड़ेगी बेटे, यहाँ एक के लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक आपको के लगाना पड़ेगा। तो ये के क्यों लगाया मैंने, देखते हैं भाई। इस के का अगर आप लो वायु, के का मान एक होता है वायु के लिए, भाई हवा के लिए के का मान कितना होता है, एक होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं जल के लिए, तो जल के लिए के का मान होता है 80 जल के लिए। अब देखो मेरी बात ध्यान समझो, ये मेरे पास एक तो आवेश चार्ज है Q1, एक मेरे पास चार्ज है Q2, ठीक है। तो अभी तो इसके बीच में जो भरी हुई हवा भरी हुई भाई, वायु भरी हुई नॉर्मल रखे, मेरे पास एक चार्ज रखा एक चार्ज रखा, बीच में क्या भरी हुई, हवा भरी हुई, ठीक है। तो अगर हवा भरी हुई तो आपका के का मान तो होगा एक, फिर इस के का कोई मतलब बैठता नहीं अगर बीच में हवा भरी हुई। बट अगर मैं इनके बीच में जल रख दूं, भाई आपके पास जैसे जल की बोतल है, मान लो आपके पास ये बोतल है भाई, ठीक है, ये आपके पास बोतल है। अगर मैं एक, मेरे पास क्या है भाई, देखो मेरे पास जो है दो चार्ज है, एक चार्ज मेरे पास ये रहा और एक चार्ज मेरे पास ये रहा, ये मेरे दो आवेश हैं। एक आवेश मेरा ये रखा और एक आवेश मेरा ये रखा। अब देखो इसके बीच में कोई हवा तो नहीं है, इसके बीच में भरा हुआ है जल, तब के का मान लागू होगा यहाँ से। अगर इसके बीच में मैं कह दूं इसके बीच में कुछ नहीं भरा हुआ, इसके बीच में आपकी हवा भरी हुई, सिंपल है, तो के का मान एक होगा। बट अगर मैं इसके बीच में वाटर रख दूं तब के का मान कितना होगा, तब आपका जो स्मॉल के है तब इस के का मान 80 होगा भाई। बात समझ में आ गई।
तो ये आपके न्यूमेरिकल में काम होगा, इसको आप अच्छे से याद कर लोगे। तो आपके पास आ गया बेटा एफ बराबर 1/4 पाई F70 के Q1 Q2/R²। ये आपके पास सूत्र हो गया न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है बेटा। तो इसको आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रो सिद्धांत आपको पढ़ा दिया मैंने, और उसके बाद चालक किसे कहते हैं उसके एग्जाम्पल, उसके बाद अचालक किसे कहते हैं उसके एग्जाम्पल, और उसके बाद हमने पढ़ा आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का, कूलाम का नियम। इसके आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं एग्जाम में, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया है मैंने। आप भी इसको बहुत अच्छे से समझोगे और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे भाई, इसको बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। और लिख लिख के याद, देखो साइंस को लिख लिख के याद करते हैं, ऐसे रट्टा नहीं मारा करते कि भाई बैठे किताब को बस झोल रहे। साइंस को लिख लिख के एक चीज समझ के पॉइंट टू पॉइंट समझ समझ के इसको पढ़ते हैं, ठीक है नहीं। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, जो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसको हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा। तो ओके भाई।